आज की शिक्षा। वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आज की शिक्षा कैसी है? क्या है शिक्षा का स्वरूप? शिक्षा शिष्य गुरु की परंपरा कैसी है आज की? भारत में शिक्षक दिवस की स्थापना का इतिहास 62 साल पुराना है। शिक्षक दिवस की नींव 5 सितंबर 1962 को पड़ी थी। यह दिन भारतीय शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए समर्पित है। इसी दिन भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। देश भर के स्कूलों में शिक्षक दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज हम इसी पर शिक्षकों के साथ चर्चा करेंगे कि आज की शिक्षा वास्तव में कैसी है, क्या शिक्षा में सुधार की जरूरत है और जो शिक्षा का स्तर है वो बच्चों के भविष्य के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या इससे बच्चों का भविष्य जो है साकार होगा? क्या दिशा आज की शिक्षा दिखा रही है? आज खास इसी पर चर्चा। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज की शिक्षा कैसी है, क्योंकि देश भर में आज शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। विश्वविद्यालयों में, स्कूल्स में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और बड़े ही उत्साह के साथ शिक्षक दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि एक शिष्य और एक गुरु की परंपरा ऐसी होती है कि एक गुरु ही है जो ये चाहता है कि उसका जो शिष्य है वो उससे भी आगे बढ़े। और ये सोच बहुत कम लोगों में होती है और ये रिश्ता बहुत अनमोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्ञान ये देता है, आपको आगे का मार्ग ये दिखाता है, दिशा तय करता है, आपके भविष्य को उज्जवल बनाता है। और इसी से जुड़ी हुई कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बच्चों का उत्साह रहता है इस खास दिन के अवसर पर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू करा देती हूं। हमारे साथ अजय पाल नागर ग्राम पाठशाला से जुड़ गए हैं। अजय पाल नागर जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में प्रोफेसर डॉक्टर बीरपाल, शोध निदेशक सीसीएस मेरठ भी जुड़ेंगे। प्रोफेसर डीके शर्मा, शिक्षाविद, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करती हूं अजय पाल नागर जी आप ही के साथ, क्योंकि आज की शिक्षा कैसी है, हम लोग इसी पर चर्चा करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, शिक्षा का स्तर कैसा है? आज पूरी दुनिया जो है शिक्षक दिवस मना रही है इस मौके पर। देखिए मैम, आज की जो शिक्षा है जी, वो बहुत ही महंगी शिक्षा है और इस महंगी शिक्षा में हर कोई जो व्यक्ति है वो अपने बच्चों को अच्छी और जो गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं दे पा रहा है। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते, एक ग्राम पाठशाला जो हमारा एक ग्रुप है उसका एक सदस्य होने के नाते मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जो शिक्षा की जो परंपरा हमारे देश में है उसके साथ साथ एक नया आयाम जो हमारे ग्रुप ने जोड़ा है कि जो 70% आबादी भारत की है, ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करती है, उस आबादी तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने एक मिशन चलाया हुआ है, घर गांव एक लाइब्रेरी। वो हम लोग गांव के लोगों को गांव में ही उनको जागरूक करके गांव के लोगों के द्वारा ही लाइब्रेरी बनवाने का कार्य हम लोग करते हैं। वो लाइब्रेरी कम अध्ययन केंद्र हैं जिनमें गांव के बच्चे स्कूल कॉलेज से आने के बाद वहां बैठ करके पढ़ते हैं। उससे वहाँ के गांव का जो माहौल है वो बदलता है। और हमारी टीम का ये संकल्प है कि हम लोग 15 अगस्त 2027 तक भारत को पुस्तकालयों का देश देखना चाहते हैं। उस दिशा में हम लोग अभी संकल्पबद्ध हैं और हर स्तर पर हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है वो कोई कहीं से फंडेड नहीं है, ना कोई हमारा एनजीओ है। हम लोग सभी लोग जाकर के छुट्टी के दिन वहाँ पर अपना जो है लोगों को, गांव के लोगों को जाकर के जागरूक करते हैं। गांव के लोग फिर अपने पैसे से वहाँ पर लाइब्रेरी का अध्ययन केंद्र का निर्माण करते हैं, जहाँ पर अब तक जो 2000 के आसपास लाइब्रेरी 7 राज्यों में हमारी बन चुकी हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं जो अपने अपने गांवों में लाइब्रेरी को अच्छे ढंग से संचालित भी कर रहे हैं। इसके अलावा जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमारे इस मैसेज को लोग देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, वो लोग प्रेरित होते हैं और वो अपने गांव में लाइब्रेरी कम स्टडी सेंटर बनाने का वो प्रयास करते हैं। हमसे संपर्क करने के उपरांत जो एक मॉडल है कि गांव में एक पंचायत भवन जो बना होता है, उस पंचायत भवन का अभी तक कोई खास उपयोग नहीं हो रहा होता है, तो गाँव के लोग आपस में जैसे हम लोग मंदिर मस्जिद बनाते हैं उसी तर्ज पर वो पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसा इकट्ठा करके वहाँ जो बैठने का एक बच्चों को जो है
कुर्सियां और एक केबिन वो बना लेते हैं, उनके बच्चे फिर वहाँ एक माहौल पढ़ाई का वहाँ पर बनता है, जिसके रिजल्ट ये आ रहे हैं कि जहाँ जहाँ अब तक ये अध्ययन केंद्र बने हैं वहाँ हर गांव से बच्चे सरकारी नौकरियों में निकल रहे हैं। बच्चे जो है अपने कहीं जिले की स्थिति जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पोजीशन पा रहे हैं, जो रिजल्ट यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के आ रहे हैं, तो इस प्रकार के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो ये साथ साथ एक आयाम जुड़ रहा है जो कि जन भागीदारी के द्वारा है। इसमें सरकार के भवनों का उपयोग किया जा रहा है और गांव के लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके वहां पर अपने बच्चों को बैठने के लिए एक अच्छा शिक्षा का वातावरण तैयार कर रहे हैं और इससे बहुत हद तक जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल अप्रत्याशित हैं। जी बिल्कुल अजयपाल नागर जी, देखिए बहुत बहुत साधुवाद आपको, क्योंकि बहुत ही बेहतर काम आप लोग कर रहे हैं कि बच्चों को कहीं ना कहीं पुस्तक से अगर जोड़ते हैं तो उनकी एक दिशा तय होगी और उनका माइंड कहीं और डाइवर्ट नहीं होगा। बहुत ही बेहतर आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर बीरपाल शोध निदेशक जुड़ गए हैं सीसीएस मेरठ, प्रोफेसर डीके शर्मा भी जुड़ गए हैं, शिक्षाविद हैं वो। प्रोफेसर डॉक्टर बीरपाल जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा का स्तर देखिए अब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को स्मार्ट क्लासेस दी जा रही हैं। इसका क्या असर बच्चों पर पड़ रहा है? आज के समय में क्या माइंडसेट है, किस माइंडसेट के साथ बच्चे जो है शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं? देखिए, आज के समय में शिक्षा एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल अगर हम बात करें, जी क्योंकि अभी 4 साल पहले भी एनईपी 2020 को जितने भी हमारे स्कूली शिक्षा है और जितना भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ उसको अप्लाई किया गया है। पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और एक शिक्षक होने के नाते मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि हम कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अपने आप में एक शिक्षा की नई दिशा और दिशा को तय करेगी। क्योंकि अगर हम इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, एनईपी 2020 के डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, तो वहां इस डॉक्यूमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि पहले इस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे थे। माने हमारी शिक्षा पद्धति में, भारत की शिक्षा पद्धति में भारतीयकरण नहीं था। और जो अभी आपने एक बात कही कि हम लोग टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ पाएंगे, ये आज के समय में एनईपी 2020 का सार भी यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाना है, अपने छात्र छात्राओं को रोजगार परक शिक्षा हमें देनी है, स्किल डेवलपमेंट उनके लिए हमें करना है। और जितने भी नए नए सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एआई है, चाहे वो रोबोटिक्स है, चाहे वो आप ही के माने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा डीप फेक जैसे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना जरूरी है और ये सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में इंटरडिसिप्लिनरी है। इसी नाते अगर एक शिक्षाविद होने के नाते हम शिक्षा नीति को देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखते हैं, तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि शिक्षा को हमें बहुविषयक बनाएं, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएं, जिससे कि कम से कम छात्र को मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज हो और साथ साथ वो देश की सेवा ठीक से कर पाए, सब चीजों को ठीक से समझ पाए। क्योंकि एक विषय को पढ़ लेना आज के टाइम में वो शिक्षा नहीं है। और साथ साथ उसके साथ साथ जैसे अभी भाई अजयपाल नागर जी ने भी बात की, ऐसे सामाजिक संगठनों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि सरकार कोई भी शिक्षा पद्धति बना देती है, शिक्षा नीति दे देती है, उसमें सरकार के साथ साथ इस तरह के संगठन अगर सामने आते हैं तो एक बहुत अच्छे बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट हम लोग को मिलते हैं। और जो भी हमारा अपना उद्देश्य है, जो भी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके क्रियान्वयन में, और क्रियान्वयन भी अगर मैं बात करूं, उसके इफेक्टिव क्रियान्वयन में हम सब लोगों की महती भूमिका रहती है, ऐसा मेरा अपना मानना है। इस टाइम में जैसे आपने बात की, एक शिक्षक होने के नाते दूसरा भी हम लोग कई बार चैलेंज फेस करते हैं। आज के टाइम में शिक्षक की भूमिका भी थोड़ी बदलेगी। माने हम टीचर्स को भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली पहले होना पड़ेगा। पहले हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होंगे तभी हम अपने छात्र छात्राओं को उसकी ट्रेनिंग दे पाएंगे। माने हम शिक्षकों को भी रीस्किलिंग जैसी टर्म्स अब आई हैं, माने स्किल्ड होना पड़ेगा, और अगर स्किल्ड हैं तो उसको रीस्किल्ड होना पड़ेगा। अपने एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना पड़ेगा, उसका इंटरनेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, उसका ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा। तभी हम लोग शिक्षा को, अगर हम बात करें माने जो स्टूडेंट्स की 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, तभी हम ऐसी बातें कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है। और एक महत्वपूर्ण समय से हम गुजर रहे हैं, इसको हम सब लोग रियलाइज करें। क्योंकि
आज के समय में जैसे मैंने पहले बताया, हम ऐसे फेज में हैं कि जहां हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बहुत इफेक्टिवली क्रियान्वयन करना है, ऐसा मुझे कहना है जी। बिल्कुल, देखिए एक शिक्षक ही के मुंह से ये बात अच्छी भी लगती है और एक ये शिक्षक ही कह सकता है कि इससे पहले कि हम बच्चों को टेक्नोलॉजी से अपडेट करें, हमें खुद को भी अपडेट होने की जरूरत है। इस बात के लिए आपकी भी सराहना। प्रोफेसर DK शर्मा जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए आज का समय ऐसा है कि लगातार बच्चों के पास काफी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इसी के साथ जो लगातार रोजगार का मुद्दा उठाया जाता है, ऐसे में ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे नंबर और डिग्री के पीछे ना भागकर ज्ञान को अर्जित करने के पीछे भागे? क्या बदलाव करने की जरूरत है उसके लिए? देखिए, जहाँ तक सवाल है रोजगारपरक शिक्षा की बात है, जी। तो आज की जो शिक्षा है, जैसे पहले भी उन्होंने कहा बहुत वक्ताओं ने, कि जो 1986 के बाद जो 2020 की जो शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति, जी जी। और उसको जो है रोजगार से जोड़ने की कोशिश हुई, नैतिक मूल्यों से जोड़ने की बात चली। आज जो रोजगार की बात कर रहे हैं, सही मायने में उसको और कॉम्पिटेंट टीचिंग देनी होगी और उस बच्चे को उस लायक बनाना होगा। इसमें टीचिंग का लेवल भी इम्प्रूव करना है और बच्चों को भी बायलैटरली कोऑपरेट करना पड़ेगा। आज अगर हम मान लीजिए कोई लड़का, अगर मान लीजिए मुश्किल से 1 से 1.5% जो है सो रोजगार मिल पाता है गवर्नमेंट सेक्टर में। जो प्राइवेट सेक्टर हर जगह फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, मतलब क्या, बच्चों को अलग अलग लेयर से एग्जाम देना पड़ता है। तो जब तक उस प्रतियोगिता परीक्षा में वो सक्षम नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे, उस लायक नहीं होंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। आज अगर कोई लड़का सेंट स्टीफन से पढ़ रहा हो और कोई छोटे शहरों में मान लीजिए किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा हो, दोनों के मेरिट में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होगा ही। आज बच्चे कहते हैं कि ये दोनों ग्रेजुएट हमारे हैं, लेकिन जहाँ कॉम्पिटेंसी का सवाल है तो ये आगे चले जाएंगे, वो पीछे छूट जाते हैं। जी। तो बच्चों को अपने को भी इम्प्रूव करके और ऊपर लाना पड़ेगा। जो मैकाले जितनी परीक्षा जो शिक्षा नीति हमारी रही है, जितने प्रयोग हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति में हुई है, वो बहुत कम जगह मैकाले से लेकर अभी तक लगी थी। अभी जिसकी बात 2020 की बात कर रहे थे, इसके पहले 1986 लास्ट शिक्षा नीति आई थी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे, +2 लेवल में भी, 9th लेवल में होते रहे। इसका कोई बहुत जो है और सकारात्मक जो है सुधार हमारे पास नहीं आ पाया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि रोजगारोन्मुख होना है, लड़कों को अनुशासित बनाना है और नैतिक मूल्यों का भी उसमें जोड़ना है। इसकी कमी अक्सर पुरानी पद्धति में थी। तो रोजगारों बनाने के लिए शिक्षा नीति और सुदृढ़ करना होगा। और एक चीज हम जरूर कहेंगे, शिक्षक होने के नाते गिरावट दोनों साइड से आई है। हम शिक्षकों में भी आई, हम भी सब कर नहीं कहते, और लड़कों में भी आई है। उसका कारण मुख्य है कि जो पद्धति हमारे साथ अपनाई जा रही थी अभी तक, वो दोषपूर्ण था। तो उसके लिए एक अच्छा माहौल देना सरकार का भी काम है, हम शिक्षकों का भी काम है, और परिवार के जो गार्जियन है बच्चे के, उनका भी सहयोग अपेक्षित है। तभी जाके ये चीजें सुधर पाएंगी और अच्छा होगा। और एक मूल उद्देश्य किसी भी शिक्षा पद्धति हो, कोई भी सुधार की बात हो, मेरा साफ साफ एक उद्देश्य है, हम कैसे एक सकल भारतीय नागरिक पैदा करें, हर मायने में अनुशासित भी हो, रोजगार से जुड़ने के भी लायक हो, समाज में कुछ उसका योगदान बढ़े, आगे चल के उस लायक हो, अपने पैर पे खड़ा हो जाए। किसी भी शिक्षा नीति का जो है सो एक्चुअली मूल उद्देश्य ये होगा। बिल्कुल, देखिए राष्ट्र सर्वोपरि है और इसके बारे में भी शिक्षा देने की जरूरत है ताकि बच्चों की जो सोच है उसी हिसाब से आगे बढ़ती जाए। अजय पाल नागर जी, क्योंकि आप तो ग्राम पाठशालाओं से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे में किस तरीके से, क्योंकि एक शिक्षा बच्चा ग्रहण करता है अपने घर परिवार में, जो उसकी अपब्रिंगिंग जो होती है, जो उसके माता पिता उसको सिखाते हैं, और जो लंबा वक्त वो बिताता है स्कूल के भीतर, उसमें क्या उसको मॉरल वैल्यूज और दी जा सकती हैं ताकि समाज में थोड़ा सा सुधार हो? घटनाएं तो आप देख ही रहे होंगे अलग अलग जगहों से जो सामने आती है, खबरों में चलती हैं। ऐसे में उन घटनाओं के पीछे भी ये समझा जाता है कि क्या कहीं ना कहीं कोई कसर छूट जाती है जिसकी वजह से बच्चे इस तरीके से डायरेक्शन पकड़ लेते हैं? देखिए, इसमें उन्नति मैम, जो अब तक हम लोग देख रहे हैं जी, कि प्रथम जो गुरु है वो माता को माना गया है। और आजकल जो हमारे समाज में जो घटित हो रहा है, बच्चे, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग देखते हैं व्यवहारिक दृष्टि से जी, बच्चों पे जो प्रभाव एक जो मोबाइल का आ गया है, वो कहीं ना कहीं घर का जो परिवेश है वो ऐसा है कि भाई माताएं ना चाहते हुए भी बच्चों को मोबाइल उनको देना पड़ रहा है, और वो मोबाइल बच्चों के लिए एक धीमा जहर का काम कर रहा है।
उसके जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, बच्चों की लर्निंग पावर कमजोर हो रही है, उनकी आंखें खराब हो रही हैं जी। और वो उन पे ऊपर जो उस मोबाइल का जो प्रभाव है वो स्कूल के परिवेश में भी देखने को आ रहा है। बच्चा उग्र हो रहा है, बच्चे के अंदर कई सारी जो कमियां जो हैं वहां से निकल करके आ रही हैं। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि सबसे पहले तो जो परिवार है, माताएं अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाएं। बच्चों के ऊपर जो पुरानी हमारी जो माताएं थीं उनका एक नियंत्रण होता था, वो थोड़ा सा उनके ऊपर बल प्रयोग भी करती थी। आजकल क्या है, माताएं बच्चों के साथ उतना कठोरता से पेश नहीं आती हैं, वो बिल्कुल उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, ना चाहते भी उनको मोबाइल प्रोवाइड कराती हैं, जिसका जो है उन पर जो है कुप्रभाव पड़ता है और वो स्कूल के परिवेश में भी देखने को मिलता है। मोबाइल अच्छी चीज है जब बच्चा थोड़ा समझदार है। हम लोग देखते हैं जो हमारी जो पाठशालाएं बनी हुई हैं, ग्राम पाठशालाएं, उनके अंदर बच्चे मोबाइल के जरिए पढ़ते हैं और जो बच्चे सीजीएल जैसा एग्जाम उन्होंने मोबाइल पे वहाँ से कोर्स ऑनलाइन लेकर के उन्होंने क्वालिफाई किए हैं, तो वो क्योंकि एक उम्र के बाद में जाकर के वो टेक्नोलॉजी, जैसे अभी सर ने बताया था कि टेक्नोलॉजी से जोड़ना बहुत जरूरी है, डॉक्टर साहब ने बताया था वीरपाल जी ने, तो वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें हमको ये देखना है कि बच्चे को किस उम्र में हम उसको वो टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं जी। अगर उसको शुरुआती समय में जोड़े तो वो उसके रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं और बच्चों की जो लर्निंग पावर है वो कम हो रही है और वो पढ़ाई से दूर हट रहे हैं। ये शुरुआती दौर में देखने को मिल रहा है। अब जो परिवेश का मामला अभी सर ने आपने बताया कि भाई अभी डॉक्टर शर्मा जी ने जो पूछा था, बताया था कि भाई जो जिम्मेदारी की जो बात आती है, परिवार अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाए जी। जब परिवार अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाएगा तो निश्चित रूप से जो स्कूल का जो परिवेश है वहां पर भी वो चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि पहला जो शिक्षा है वो शिक्षक जो है वो माता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो यहाँ मेरा यही कहना है कि भाई परिवार अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठा ले, तो विद्यालय में तो शिक्षक अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठा ही रहा है, तो चीजें बदलेंगी और वहां जो फिर टेक्नोलॉजी का भी जो सदुपयोग हो पाएगा और चीजें अच्छी निकल करके आएंगी। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा है कि पहली गुरु तो माता ही होती है और ऐसे में ये समझने की ज़रूरत है, हर किसी को प्रगति के मार्ग पर चलना है, क्योंकि आजकल की जो मॉम्स हैं वो भी वर्किंग हैं। ऐसे में क्या इस वजह से वो बच्चों को मोबाइल दे रही हैं, लेकिन समझने की ये ज़रूरत है कि किस एज में उन्हें मोबाइल देना है और कितने समय के लिए देना है, ये नियंत्रण ज़रूरी है और कहीं ना कहीं इससे डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा। प्रोफेसर डॉक्टर बीरपाल जी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बच्चों की अलग अलग विषयों में रुचि होती है और ऐसे में सबसे ज्यादा जो बच्चों में ये देखा जाता है कि वो अपनी रुचि को नहीं पहचान पाते हैं। हम क्या शिक्षा नीति में ऐसा बदलाव करें कि बच्चे जो है उसी दिशा में आगे बढ़े जिसमें उनकी रुचि है, ताकि अल्टीमेटली वो अपने गोल को अचीव कर पाए? देखिए उन्नति जी, बहुत अच्छी आपने बात उठाई है। अभी अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं जी, वहाँ जैसे हम लोग अपने टाइम की अगर हम बात करें, आप भी जब आपने पढ़ाई की होगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप पढ़े होंगे, हम सब भी जब पढ़ के आए थे उस टाइम पे हम लोगों का एक विषय होता था कि हमने पीजी इस विषय में करनी है, ग्रेजुएशन इस विषय में करना है जी। और उस विषय को लेकर ही हम आगे बढ़ते आए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बहुत स्पष्ट है कि जो भी स्टूडेंट है वो अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से अपने विषयों का चयन कर सकता है। यहाँ मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, जैसे स्नातक स्तर पर अब तक हम लोग यही पूछते थे कि आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई पीसीएम ग्रुप में है या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ग्रुप में है या वो आर्ट फैकल्टी में पढ़ रहा है या आपका कॉमर्स फैकल्टी का है या कहते उसको बाउंड कर देते थे कि उसको यही विषय पढ़ने हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसका बहुत अच्छा प्राविधान है कि एक बच्चा, जैसे मेरा अपना विषय फिजिक्स है, मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूं, अगर मेरे एक स्टूडेंट को फिजिक्स में अच्छी रुचि है और उसी के साथ साथ उसको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है जी, और म्यूजिक में उसकी अच्छी रुचि है या फाइन आर्ट में उसकी बहुत अच्छी रुचि है या फैशन डिजाइनिंग में उसकी बहुत अच्छी रुचि है, आज की डेट में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वो अपने मेजर विषयों के साथ साथ अपनी रुचि के विषयों को भी ठीक से पढ़ पाता है। माने इस तरह के कोर्सेज भी वो पढ़ पाएगा, माने वो फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ने का आज के टाइम में हकदार है, दावेदार है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ये सबसे अच्छी बात है कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी है। माने इसमें स्टूडेंट को प्रिंस हम लोग कई बार कहते हैं कि जिसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस स्पीड से पढ़ना है,
कहाँ पढ़ना है, इसकी बहुत बड़ी स्वतंत्रता एनईपी 2020 में दी गई है। और अपने जो भी विषय उसको पढ़ने हैं उसके अनुकूलता के साथ वो उसको पढ़ेगा, जो स्किल में वो अच्छा कर सकता है। जी। एक फिजिक्स का स्टूडेंट है सपोज, और वो अच्छी स्किल ड्राइंग अच्छी बना सकता है तो वहां जा सकता है। और अगर एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है और उसकी पकड़ अपने आप में कुछ सॉफ्टवेयर पे है, या कोई वो अपना एक ऐप बना सकता है, तो वो उसको भी कर सकता है। तो इस शिक्षा नीति में ये बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है। बच्चा अपने स्किल के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने विषयों का चयन करते हुए अपनी रुचि के हिसाब से अपना चयन कर सकता है। और एक दो बातें मैं और बताना चाहूंगा आपके नेटवर्क 10 के माध्यम से, जी। कि इस शिक्षा पद्धति में जो हम अब अप्लाई कर रहे हैं, एनईपी 2020 को क्रियान्वयन कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है स्टूडेंट के लिए। माने ऑनलाइन एजुकेशन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हम लोग क्लास में बैठा के बच्चे को पढ़ाते हैं। उसी के साथ साथ आपके ओडीएल कोर्स हैं, चाहे आपके डिस्टेंस लर्निंग कोर्स हैं, चाहे आपके रेगुलर कोर्स हैं, सबको इक्वल मान्यता दी है, कोई भी दोयम दर्जे का नहीं है। कहाँ बच्चे को पढ़ना है, क्या विषय पढ़ने हैं, वो भी स्टूडेंट अपना तय करेगा। और उसके साथ साथ जो हमारा इवेल्युएशन प्रोसेस होता था, जिसमें हम लोग आप लोग या तो एनुअल सिस्टम से पढ़े हैं या सेमेस्टर सिस्टम में पढ़े हैं, वहां पे या तो साल के अंत में या सेमेस्टर के अंत में एक एग्जाम हम लोग लेके 3 घंटे का एग्जाम करके बच्चे को डिग्रियां देते थे। अब ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन है। इवेल्युएशन के पैरामीटर बिल्कुल बदल दिए गए हैं। वहां स्टूडेंट्स को माने अपना एग्जाम तो देना ही देना है। अगर मैं आपको बताऊं, इस तरह का प्रावधान भी है कि बच्चे को फिजिकल फिटनेस तक भी, माने फिजिकल वो कैसा करता है, और बहुत सारे इवेल्युएशन के पैरामीटर बिल्कुल। हैं देखिए, जिन पे बहुत बच्चों ही को इवेल्युएट करके डिग्री आपने दी सरल जाती है। भाषा में समझाया है कि शिक्षा नीति को आप लोग किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हेल्थ का भी आपने जिक्र किया है। बेशक हेल्थ इज वेल्थ, और बच्चों को भी अपनी फिटनेस पर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर डीके शर्मा जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है, और बीरपाल जी ने भी जिक्र किया कि कैसे शिक्षा नीति के तहत भी आपको बहुत चीजें दी गई हैं एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक चीज की कमी हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने शिक्षक के साथ अपनी बात को नहीं बांट पाते हैं। क्योंकि पहले समय ऐसा था कि शिक्षक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन क्या एक शिक्षक दोस्त रहते हुए भी शिक्षा दे सकता है? बिल्कुल, बच्चों के साथ टीचर को फ्रेंडली होना चाहिए। और आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है कि बच्चे ना तो डांट पाते हैं, ये टीचर डांट पाते हैं बच्चों को, ना उसके माँ पिताजी डांट पाते हैं। स्थिति ऐसी हो गई है, बहुत सारे नियम कायदे कड़े हो गए हैं। हालांकि इसकी आवश्यकता है, कहीं न कहीं एक लिहाज और एक जो है इज्जत टीचर प्रति, और एक भय, दोनों होना चाहिए। और घर में भी वातावरण होना चाहिए। ये कहने में थोड़ी भी अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि आज जो लास्ट 15 ईयर्स में जो गिरावट बच्चों की मनोवर्ती बाह्य क्लासरूम के अंदर कैमरे लगे हैं, तब भी जो बिजनेस हाउसेस हैं उसको मना नहीं करना है। जो इसमें चेंजेज आए हैं, जो फंडामेंटल चेंजेज आए हैं, गिरावट जिसको आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सीटें यूपीएससी खाली है, बैंक की सीटें खाली है, रेलवे की सीटें है, आईटी मेडिकल एम्स की सीटें खाली है, ऐसी बात नहीं है। मतलब जो कॉम्पिटेंसी है वो प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, उस डेविएशन में चलते हैं। जैसे कुछ सर ने कहा कि उसके एक मोबाइल भी कारण है। आज के पेरेंट्स उतने ही डरे हुए बच्चों को डांटने से। जब पीटीएम हम लोग पास आते हैं तो कान में कहते हैं, सर आप डांटो, हम अगर डांटें घर में तमाशा करेगा साहब। मेरे पास ये कितनी देर के लिए आता है, आपके पास 24 घंटा साथ में आता है जी। वीक में मान लीजिए हमारे पास भी आता है, आपके साथ भी घर में है। ये भय उनके माँ बाप को भी है कि ज्यादा हम डांटेंगे तो ये जो है और परेशान करेगा हमको। ये भी स्थिति है, ये भय खत्म होना चाहिए। और सीधी बात है, बच्चे जब अपने आप के लिए जागरूक और ईमानदार नहीं होंगे तब तक बड़ा मुश्किल है। आज सारे टीचर पे बंदिश लगी हुई है। माँ बाप भी बच्चों डरते हैं कि सुसाइड कर लेगा, घर से भाग जाएगा, छोड़ेगा, तमाशे करेंगे। बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि देखिए ये पीढ़ी इस वक्त ऐसी चल रही है कि जहां माता पिता जो हैं वो बच्चों से डर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, ये बहुत अच्छा जिक्र आपने किया है। इसके पीछे की जो वजह है वो भी माता पिता को तलाशनी चाहिए और इसको दुरुस्त करना चाहिए, ताकि जो एक परंपरा चली आ रही है उसके माध्यम से माता पिता भी अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दे पाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। अपने बच्चे ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। बिल्कुल, हम लोग तो अपने
NIT इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, छोड़ के अब IIT मेडिकल के फील्ड लेकिन में देखिए फिर ज्यादा आकाश प्रेम भी पढ़ा है। खतरनाक हो जाता है, ये माता पिता हाँ। को समझना चाहिए। बैलेंस करीब हर चीज में होना चाहिए। 50 प्लस IAS IPS हो गए होंगे, 100 प्लस IIT मेडिकल कर गए होंगे। अच्छे बच्चों को देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है, फोकस्ड होता है, वेक्टोरियल डायरेक्शन वो पढ़ रहा है। लेकिन अगर हम 50 के बैच से पढ़ाते हैं, 5 ही बच्चे को हम अपील करते हैं कि कुछ कर पाएगा। लाख बिल्कुल। प्रयास के बाद ही रिमेनिंग जो 40-45 प्लस है वो कुछ कर नहीं पाते, वो कंसर्स है, पढ़का गए। दिल्ली है, कोटा है, बनने के भी अच्छे चांस है, तो बिगड़ने के भी अच्छे चांस, दोनों चीजें हैं। बिल्कुल, थोड़ा समय Actually आप देकर कैसे उसे समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज शिक्षा दिवस पूरी दुनिया मना रही है और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने शिक्षकों का सम्मान कीजिए और गुरु और शिष्य का जो ये रिश्ता है उसको यूं ही बरकरार रखिए। इसी के साथ इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।